हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की शुरुआत जो हुई है उसकी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। ये 1860 में आया था और वो देश का यानी भारत का पहला कानून था। पहला कानून का मतलब है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में यानी आधुनिक भारत में जो कानून का शुरुआत हुआ है वो 1860 से शुरू हुआ है। उस समय पहले सालाना छूट की सीमा 200 रुपये थी। 200 रुपये जो अभी 2.5 लाख रुपये है। ये क्या है कि आप जितने भी आपका एक साल में इनकम है, अगर आप 2.5 लाख तक का आपका इनकम है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। यही सीमा पहले 200 रुपये थी। 161 साल में कैसे बदला इनकम टैक्स, यानी 1860 में जो है इनकम टैक्स का क्या स्लैब था और अभी क्या स्लैब है, ये एक यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसके लिए एक टेबल है, आप इसको देखें कि उस समय 200 रुपये तक का जो था वो 0% था। 200 से 500 रुपये का अगर इनकम है तो आपको 2% चार्ज लगेगा और 500 से ज़्यादा इनकम है तो आपको 4% का टैक्स लगेगा। लेकिन अभी क्या है कि 2.5 लाख रुपया तक आपको 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक का आपका 5% चार्ज लगेगा। लेकिन आप जान लें कि यहाँ पर वो नहीं बताया गया है कि 5% चार्ज तभी लगता है जब 5 लाख से आपका ऊपर इनकम हो जाए, तो ये 5 लाख में 2.5 लाख से 5 लाख का 5% लगता है। अगर 5 लाख से नीचे रहता है तो फिर वो भी डिस्काउंटेड है। 5 लाख से 10 लाख का जो है आपका अगर इनकम टैक्स है, मतलब कि आपका इनकम है और वो टैक्सेबल इनकम है तो 20% आपका लगेगा, और 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि किसी की सैलरी कितनी होगी, आप सालाना उनका हिसाब कर लें और वो 5 से 10 लाख के बीच अगर है तो 1/5 पाँचवा भाग जो है 20% वो टैक्स पे करते हैं। 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% मतलब यानी 1/3 जो उनका इनकम है वो टैक्स में फिर सरकार को रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह से टैक्स पे करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो वाइट मनी कहलाता है। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो फिर वो ब्लैक मनी कहलाएगा। इस पर आप अगर जांच में पकड़े गए तो कार्रवाई भी हो सकती है। आगे है कि असहयोग आंदोलन के समय 1922 में अंग्रेज नया कानून यानी इनकम टैक्स लेकर के आए थे। इसका देश में इनकम टैक्स का पहला कानून 160 साल पहले आया था 1860 में, और वो थे अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन। इन्होंने पहला बजट पेश किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया था। 1860 ये जो वर्ड देख रहे हैं ये क्यों, इसलिए कि इस समय से अंग्रेज़ों का यहाँ पर सरकार बनना शुरू हुआ था और ये बाद में कई संशोधन इस पे समय समय पर होते गए हैं। टैक्स स्लैब का जो स्लैब है वो आगे पीछे घटते बढ़ते रहता है। कई सरकारें आती हैं, उन पर छूट देते हैं, कोई टैक्स बढ़ाता है, कोई घटाता है। 1961 का जो आयकर कानून है वो वर्तमान में अभी लागू है, जिसमें बार बार चेंज होते रहता है। आप देख रहे हैं कि 1860 में वही कहानी यहाँ पर भी बताई गई है कि उस समय जो है 200 रुपये से ज़्यादा कमाने पर 2%, 500 ज़्यादा कमाने पर 4% था। इनकम टैक्स कानून में कुछ लोगों को छूट भी थी, जैसे सेना के लोग, नौसेना के लोग और पुलिस कर्मचारी जो थे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, यानी उनका ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन इसके साथ ही एक उसमें स्वार्थ था कि ज़्यादातर कर्मचारी जो है सेना में वो अंग्रेज़ ही थे। इस कारण से उनको टैक्स छूट, यानी उन्होंने अपने लिए टैक्स छूट किया था। सेना के कैप्टन का उस समय सालाना वेतन 4,980 रुपये थे और नौसेना के लेफ्टिनेंट का भी जो वेतन था मात्र 2100 रुपया था। उस समय वही बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। उस समय जब पहली बार इनकम टैक्स लागू किया गया था तो उस समय भी इसका विरोध हुआ था। मद्रास प्रांत के गवर्नर थे सर चार्ल्स ट्रेवेलियन, उन्होंने इसका विरोध किया था। और ये ब्रिटेन में पहले इनकम टैक्स कानून था, उसके तरह ही ये यहाँ पर लागू हुआ। 1798 ईस्वी में
तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ने सेना का खर्च निकालने के लिए इनकम टैक्स कानून बनाया था। यानी अगर कहें कि दुनिया में पहली बार इनकम टैक्स कानून कब बना, तो 1798 ईस्वी में बना, और वो प्रधानमंत्री विलियम पिट ने ऐसा इनकम टैक्स कानून बनाया। और वो किस लिए? सेना का खर्च निकालने के लिए, कि सेना का जो खर्च है उसका लोड जनता पर पड़े। 1858 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार का राज हुआ। यानी इसके पहले क्या था? इसके पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। और 1857 में जब क्रांति हुई तो फिर अंग्रेज ने, वहाँ के महारानी ने इसको अपने हाथों में ले लिया था। उसमें आप देखेंगे यहाँ पे कहानी लिखी हुई है कि सेना का खर्च बढ़ते गया तो इनकम टैक्स भी बढ़ते गया। 1856-57 में अंग्रेज़ों ने सेना पर 1 करोड़ 14 लाख पाउंड खर्च किए थे। यह खर्च जब आंदोलन हुआ तो उसमें बढ़ा करके 2 करोड़ 10 लाख पाउंड तक कर दिया गया। उस ज़माने में 1 पाउंड जो है अभी का उस समय में 10 रुपये के बराबर हुआ करता था। जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि डॉलर से इवेल्यूएट किया जाता है दुनिया में हर एक करेंसी को, उस समय पाउंड से किया जाता था। 1 नवंबर 1858 में ब्रिटेन की तत्कालीन जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने घोषणा की कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत होगी। इसी दौरान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत के सभी आर्थिक मामलों का नियंत्रण भारत के पहले मंत्री चार्ल्स वुड के हाथों में आ गया था। ये पहले मंत्री थे भारत का। भारत सरकार अंग्रेज़ों के अधीन जब हुआ, उनका उपनिवेश जब ये बना, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये ब्रिटिश राज का एक था। ब्रिटिश के लिए ये भारत एक उपनिवेशी राज्य था। तो इनका जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाते थे, वो पहले थे चार्ल्स वुड, इनके हाथों में आ गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ तो उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया। 1859 में इंग्लैंड का कर्ज जो है 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुंच गया था। पूरी दुनिया को लूटा, फिर भी वो कर्ज में डूबा हुआ था उसमें, क्योंकि वो लोग राजशाही जी रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए, नहीं अपने कर्ज का चुकता करने के लिए, वो ब्रिटेन ने 1859 ईस्वी में जेम्स विल्सन नाम याद रखिएगा, भारत भेजा था। और विल्सन ने ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टेट बैंक के संस्थापक और ये क्या थे? जो ब्रिटेन में एक बैंक थे चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक, उनके संस्थापक थे और इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग, उसमें जो वायसराय यहाँ के थे लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर, यानी अभी का जो वित्त मंत्री है, उस समय इनको खर्च का हिसाब रखने के लिए यहाँ पर भेजा गया, जो इकोनॉमिस्ट थे। विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट जो है पेश किया। पहले ही बजट में पहली बार 3 टैक्स का प्रस्ताव दिया था कि किस तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। ये पहला प्रस्ताव, डेट आप याद रखेंगे, 18 फरवरी 1860 बजट पेश करने वाले विल्सन, और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पेश करते हैं, जैसे कि इस बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया। तो 3 टैक्स का प्रस्ताव दिया था। वो था पहला इनकम टैक्स, दूसरा था लाइसेंस टैक्स और तीसरा था तंबाकू टैक्स। इन तीनों टैक्सों की घोषणा करते समय विल्सन ने कहा कि मनुस्मृति जो भारत में है उसमें भी टैक्स लगाने का नियम है, और इसलिए ये कदम इंडियन नहीं, यानी अंग्रेज़ों का नहीं है। जो अंग्रेज़ भारत में आए हैं उनका नियम नहीं है, ये भारतीय ही है, यानी भारत का ही ये नियम है कि टैक्स लगाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के फाउंडर थे जेम्स विल्सन जो है, आप देखें यहाँ पर कि इस चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक थे, अर्थशास्त्री थे, और वो जो है ये मैगजीन जो इकोनॉमिस्ट हैं द मैगजीन, उसके भी फाउंडर थे। जेम्स, इनका हिस्टोरी क्या है कि जेम्स विलियन का जन्म 3 जून 1805 को स्कॉटलैंड के रॉक्सशर परगने के होइक नामक गांव में हुआ था। तो ये विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने माता पिता के 15 संतानों में, आप सोच सकते हैं कि उसमें कोई
इस तरह का रुकावट के कि अब ज़्यादा बच्चे नहीं हों, ये सब कुछ नियम था नहीं। तो 15 बच्चे थे, उनमें से ये चौथे बच्चे थे। अब जेम्स का जन्म गरीबी में बीता। इसके बाद जेम्स और उसके छोटे भाई विलियम ने हैट बनाने का यानी टोपी बनाने का बिजनेस शुरू किया, जो नहीं बचपन से ही उन्होंने अपने गरीबी को से निजात पाने के लिए मेहनत करना शुरू किया था और वो बिजनेस शुरू किया जो सफल रहा। बाद में दोनों भाई ने लंदन में काम शुरू किया, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा समय तक वो नहीं चल सका और कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद जेम्स ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन शुरू की। ये मैगजीन अभी भी चलता है। इसके संपादक लेखक बन गए। 1844 में जेम्स ने अपने सारी कमाई द इकोनॉमिस्ट में लगा दी, यानी इस मैगजीन को चलाने में इनको इस्टेब्लिश करने में लगा दिया। द इकोनॉमिस्ट आज भी दुनिया की जो ये द इकोनॉमिस्ट है, ये मैगजीन आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर मैगजीन में गिनी जाती है। इकोनॉमिस्ट के लिए ये बहुत ही पॉपुलर और इंटरनेशनल जर्नल है। भारत आने के 8 महीने बाद, लेकिन इनके दुर्भाग्य में क्या हुआ कि जब भारत आए तो 8 महीने में ही बीमार पड़ गए, जुलाई 1860 में, और बीमारी की ही वजह से 11 अगस्त 1860 को उनका निधन हो गया, वो भारत में ही मर गए। 1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसके बाद फिर एक आयकर विभाग बना, डिपार्टमेंट बना, आईटी सेल बना। असहयोग आंदोलन के समय 1922 में भारत में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसी समय आयकर विभाग के विकास की कहानी भी शुरू हुई। अभी भी डिपार्टमेंट उसका अलग है। नए कानून में आयकर अधिकारियों को अलग अलग नाम दिए गए। जो जो भी अधिकारी उसमें थे, ऑफिस बियरर, उनके अलग अलग नाम दिए गए। 1946 में फिर उस समय मनोनीत हो कर दिए जाते थे, अंग्रेज़ों का शासन था, वो जिसको चाहते उनको बना देते थे। बाद में 1946 में पहली बार परीक्षा के जरिए आयकर अधिकारियों की सीधी भर्ती हुई। जिस तरह से वैकेंसी अभी निकलती है और सिलेक्शन होता है, उस तरह से 1946 में पहली बार सिलेक्शन हुआ। इसी परीक्षा को ही 1993 में 53 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस नाम दिया गया। इस जो एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम का एक नाम होता है, तो उस समय IRS नाम दिया गया है इसको, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इनमें सेलेक्टेड कैंडिडेट ही इसके अधिकारी बनते हैं। 1953 में ये शुरू हुआ IRS। 1963 तक आयकर विभाग के पास इनके पास क्या क्या आया, संपत्ति कर, सामान्य कर, प्रवर्तन निदेशालय जैसे प्रशासनिक काम थे। इसलिए 1963 में राजस्व अधिनियम केंद्रीय बोर्ड कानून आया। अब राजस्व के लिए अलग बोर्ड बना 1963 में, जिसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का गठन किया गया। पहले कानून बना, उसके बाद इस बोर्ड का गठन किया गया। 1970 में तक जो है टैक्स की बकाया राशि वसूल करने का अधिकार विभाग के राज्य प्राधिकारियों के पास था। राज्य जो स्टेट के जो प्राधिकारी थे, उनके पास टैक्स वसूल करने का अधिकार था। लेकिन 1972 में टैक्स वसूली के लिए एक फिर नया विंग बनाया गया और कमिश्नर नियुक्त किए गए, जो टैक्स कौन कौन पे किए इनका हिसाब रखने के लिए उनका काम दिया गया। इनकम टैक्स कानून में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। आप देख रहे हैं टाइम टू टाइम चेंज होते गया। अब है कि जो वित्त मंत्री, चूँकि भारत आज़ाद हो गया था, तो यहाँ के सरकार और उसके वित्त मंत्रालय होते थे, उससे वित्त मंत्री होते थे। तो कौन से वित्त मंत्री के दौर में क्या क्या इनकम टैक्स में बदलाव हुआ, वो एक छोटा कहानी है यहाँ पे कि 1949-50 के समय में देश के पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। अब ये पूछा जा सकता है कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। आज़ाद भारत में पहली बार आयकर स्लैब्स में बदलाव किया गया। 10,000 रुपये तक की आय पर 1/4 आना टैक्स कम किया गया। पहले स्लैब में 1 आना से 9 पाई किया गया। उसमें आना, पाई, का दुका ये सब चलता था। तो पहले स्लैब में 1 आना से 9 पाई किया गया। दूसरे स्लैब में 2 आना से 9 पाई टैक्स किया गया। आना भारत में पहले करेंसी हुआ करती थी। यह 1 रुपये का 16वां हिस्सा होता था। अभी भी हम लोग बोलते हैं, सुनते होंगे, हम लोगों के समय तो चला है, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद हो गया वो कि 4 आना, 8 आना, 16 आना, 12 आना, ये सब जो सुनते थे। ये आना एक काउंटिंग था पैसे का। 1 रुपये में 16 आना हुआ करता था। यह 1 रुपये का 16वां हिस्सा होता था। यह 4 पैसे या 12 पाई में बटा होता था।
1 रुपये में 64 पैसे उस समय, अभी जो 100 रुपये 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उस समय 64 पैसे होते थे और 192 पाई होती थी। तो ये जो है समय समय पर बदलाव होता गया और अभी जो हम लोग काउंटिंग करते हैं तो वो अलग हो गया है, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है क्योंकि रुपये का वैल्यू गिरा है। 1974-75 में वाई चौहान वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या टैक्स में परिवर्तन किया देखें। 6,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, उन्होंने 6,000 रुपये तक स्लैब बढ़ाया। 70,000 रुपये से ज़्यादा सालाना आय पर 70% टैक्स रखा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स था, चूँकि 70,000 उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। सरचार्ज को मिलाकर कुल टैक्स लगभग जो है 77% हो जाता था। इससे पहले तो टैक्स 97.75% लगा करता था, मतलब टैक्स इतना ज़्यादा लगता था कि सारा पैसा समझिए वो चुका ही दिया जाता था। 1984-85 में विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, उन्होंने क्या किया कि स्लैब्स को 8 से घटाकर 4 कर दिया, 4 स्लैब्स बनाए। आय पर टैक्स को 61.87% से घटा करके 50% तक लाए। 18,000 रुपये के सालाना कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं था, जिनकी कमाई साल भर में 18,000 रुपये तक का इनकम था उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। 18,001 से 25,000 रुपये तक जो है 25% टैक्स लगा दिया गया, मतलब 18,001 रुपया भी हो गया तो उसका 25% आप पे कर दीजिए, चौथाई भाग पेमेंट कर दीजिए टैक्स के रूप में। 25,001 रुपया से 50,000 रुपये तक का अगर आपका इनकम है तो 30%, 50,001 से 10,000 रुपये तक, यहाँ पर 1 लाख होगा तो 1 लाख रुपये तक की आय पर 40% और 1 लाख रुपये से ज़्यादा की आय पर 50% टैक्स लगता था। यानी 1 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम है तो आधा रुपया आपका टैक्स में ही पे हो जाएगा। 1992-93 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उनके समय में क्या हुआ कि स्लैब्स को जो 4 था उसको घटा के 3 स्लैब्स में चेंज कर दिया गया। अब 3 स्लैब देखते हैं, तीन प्रकार के कौन कौन से टैक्स थे। 30,000 से 50,000 रुपये तक का जो सालाना कमाई पर था उस पर 20% टैक्स लगाया गया। 50,000 से 1 लाख रुपया तक पर 30% लगाया गया और 1 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाई पर 40% टैक्स लगाया गया। तो इस तरह से टैक्स जो है थोड़ा कम ही होता गया है, बढ़ा नहीं है। फिर जस्ट 92-93 के बाद 94-95 में भी क्या किया कि 2 साल बाद टैक्स स्लैब को एडजस्ट किया गया। ये रेट नहीं बदले लेकिन वो जो अमाउंट है वो आगे पीछे हुआ। पहली स्लैब जो है 30 से 50 जो था उसको 35,000 से 60,000 रुपया किया गया और इस पर 20% टैक्स था ही। 60,000 से 1,20,000 रुपये तक दूसरा स्लैब बनाया गया जिस पर 30% चार्ज और 1,20,000 से ऊपर अगर है तो 40% टैक्स रखा गया। यानी टैक्स परसेंटेज सही था, स्लैब को थोड़ा बढ़ाया गया लिमिट। 97-98 में क्या हुआ कि पीवी चिदम्बरम का ड्रीम बजट आया और उन्होंने क्या किया कि उस समय 15, 30 और 40% रेट लागू थे। जो 20, 30, 40 था इन्होंने 15, 30, 40 कर दिया गया। यानी जो कि कम परसेंटेज वाले, कम इनकम वाले ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको राहत दिया गया। इन्हें घटाकर फिर जो है 10, 20, 30% कर दिया गया। पहली स्लैब जो है 40,000 से 60,000 रुपये के बीच थी, मतलब उसमें 10% टैक्स लगता था। दूसरी स्लैब में 60,000 से 1.5 लाख रुपया जिसमें 20% टैक्स लगता था और तीसरी स्लैब जो है 1.5 लाख से ऊपर था और उस पर ये 30% टैक्स लगता था। 20,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्लॉज पहली बार डाला गया। यहाँ पर है स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप जितना इनकम टोटल है उसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर सकते हैं। उसको कर करके आप तब टैक्सेबल इनकम गिना जाता है। अभी भी ये लागू है, अभी 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाता है। उस समय ये 20,000 पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। जो लोग 75,000 रुपये तक का वेतन लेते हैं और 10% पीएफ में देते हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी बात यहाँ पर थी कि पीएफ वाले को भी यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया। 2005-06 में चिदम्बरम जी ने क्या किया, 1 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई। अब ये बढ़ा करके 40,000 से जो था उसको 1 लाख तक कर दिया गया। 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक के लिए 10% और 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक के लिए 20% और 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाई अगर है
तो फिर ये 30% टैक्स लगाया गया। ये चिदम्बरम जी ने फिर आगे लिमिट बढ़ा करके इस तरह से किया। आगे देखते हैं 2010-11 में क्या हुआ। प्रणब मुखर्जी जब बने तो 1,60,000 यानी 1.6 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई। 1 लाख से बढ़ा करके इन्होंने 1,60,000 तक टैक्स फ्री कर दिया। 1,60,000 रुपये से 5 लाख तक जो है 10% था, और 5 लाख से 8 लाख की आय पर 20%, और 8 लाख से अगर ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगाया गया। ये 10, 20, 30% आप देख रहे हैं बार बार इसके स्लैब में चेंज हो रहा है। 2012 और 13 में प्रणब मुखर्जी ने ही क्या किया कि वो जो 1,60,000 का जो टैक्स स्लैब था इसको 2 लाख रुपये तक कर दिया फ्री। 2 लाख से 5 लाख तक जो है फिर वो 10% रहा। 2 लाख से 5 लाख तक का जो 10% था, फिर 5 से 10 लाख रुपये तक का कमाई पर 20%, और 10 लाख से अगर ज़्यादा की कमाई है तो 30% का टैक्स लगाया गया। यानी परसेंटेज वो सेम है। आगे वाले जो ऊपर वाले ज़्यादा इनकम वाले कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा कोई लाभ नहीं हो रहा था इस स्लैब से। उसमें मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं उनको लाभ दिया गया था, हमेशा ये ध्यान रखा गया। 14-15 में जब अरुण जेटली बने तो वेल्थ टैक्स को यानी जो संपत्ति कर था उनको ख़त्म कर दिया गया। सुपर रिच यानी एक जो कि बहुत ही अरबपति सब हैं उनको यानी 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की आय है उनको 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया गया। 2016-17 के बाद से लोगों को वेल्थ टैक्स रिटर्न नहीं देना पड़ रहा, ये ख़त्म कर दिया तो ये आसान निकल गया। 17-18 में जेटली जी ने क्या किया कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये पर 10% टैक्स से घटाकर वो और 5% कर दिया गया। ये जो है बहुत बड़ा राहत मध्यम वर्गीय को दिया गया। इनकम टैक्स के सेक्शन 87A जो है इसमें संशोधन किया गया था। इसमें क्या था कि बजाय से 3 लाख रुपये तक का आय पर टैक्स नहीं था, इसको लोअर स्लैब को घटाकर 5% कर दिया गया। जो 10% हुआ करता था कई सालों से चल रहा था उसको 5% कर दिया गया, और 3 से 3.5 लाख पर सिर्फ 250 रुपये टैक्स का प्रावधान किया गया, मात्र 250 रुपये। आगे देखेंगे कि 30 साल पहले 1 लाख या उससे ज़्यादा की सालाना कमाई वालों को देना होता था 50%, बड़ा टैक्स था, और वो क्या हो गया घट करके 30% पर आ गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक टेबल बना हुआ है, तो इसमें लेफ्ट जो कॉलम है सबसे लास्ट में फर्स्ट में वो वित्तीय वर्ष कॉलम है जो कि 90 से शुरू हुआ और 2021 तक का है। टैक्स के लिए कम से कम कमाई वो यहाँ पर देख रहे हैं 22,000, 40,000 सब दिया हुआ है। जो लिमिट था सबसे कम टैक्स रिटर्न जो था वो यहाँ पर देखते हैं 20% था, वो घटते घटते 5% तक आ गया मिनिमम टैक्स। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो शुरू होने का कमाई था वो रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टैक्स रेट क्या है तो वो भी देखते हैं कि आप इसका स्टडी करेंगे तो 50 से घट करके 30% तक आ गया। अभी क्या है कि 2020-21 सबसे लास्ट रो देखेंगे ये तो 2,50,000 रुपये का अगर इनकम आपका है तो वो टैक्स फ्री है, उससे ऊपर होता है तो 5%, और आपका सबसे ज़्यादा टैक्स जो है 30% अभी लग रहा है। 9 साल में टैक्स पेयर जो है आप देखेंगे कि जब ये टैक्स स्लैब को इस तरह से राहत दिया गया तो टैक्स पेयर भी बढ़े, 94% टैक्स पेयर बढ़ गए। यानी क्या है कि टैक्स देने वाले संख्या का बढ़ोतरी हुआ। बहुत से लोग टैक्स नहीं पे करते थे, डरते थे कि सारा इनकम हमारा टैक्स में चला जाएगा, वो टैक्स पे करने लगे। कलेक्शन जो है 215% बढ़ गया। आप देख रहे हैं 12-13 से इसका डाटा दिया गया है, 20-21 तक का टैक्स पेयर देखिए कितना था, 3.8 करोड़ से 5.95 करोड़ हो गया, लगभग डबल हो गया। और टैक्स कलेक्शन भी देखते हैं आप कि वो बढ़ गया है। अभी 2020-21 का जो सेशन है इसमें 6.38 लाख करोड़ प्रस्तावित है कितना टैक्स आएगा। अब है कि प्राचीन ग्रंथों में भी क्या टैक्स का जिक्र है, तो मनुस्मृति में आयकर के बारे में लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। करों का संबंध जो है प्रजा की आय और व्यय से होना चाहिए, कि प्रजा अगर आय कर रहा है
और कितना खर्च कर रहा है उसको देखते हुए टैक्स लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रजा जो है कुछ भी नहीं इनकम है, उनके पास कुछ आय का स्रोत नहीं है, फिर भी टैक्स लगा दिए, तो ऐसे में प्रजा टैक्स कहाँ से दे पाएगा। तो एक मानवता का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया था। राजा को हद से ज़्यादा कर लगाने से बचना चाहिए था। उन्होंने कर लगाने का एक सीमा निर्धारित किया था कि हद से ज़्यादा नहीं हो, जो आसानी से पे कर सके। जबकि हमारे कई शासनकाल में हुआ है कि ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता था। करों की वसूली की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रजा अदायगी करते समय कठिनाई महसूस न करे। सबसे बड़ी बात है कि प्रजा के सुख का ध्यान रखने के लिए कहा गया। मनु स्मृति के अलावे 2300 साल पहले लिखे गए कौटिल्य अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, उनमें भी आयकर का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि सरकार यानी जो राजा होते हैं की सत्ता उसके राजकोष की मजबूती पर निर्भर करती है। यानी आपका राजकोष अगर मजबूत है, भरा हुआ है, तो आप अच्छे सरकार चला सकेंगे। राजस्व और कर सरकार के लिए आय है। सरकार का आय का स्रोत वही राजस्व है, वही कर है, जो उसे अपने जनता यानी प्रजा की सेवा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलती है। प्रजा से टैक्स लेकर के वो प्रजा के लिए ही व्यवस्था बनाने में खर्च करता है। तो इस तरह से ये टैक्स प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए ही होता है। सरकार बस एक व्यवस्थापक का कार्य करता है। यहाँ पर भी एक अच्छा ही इसका एक रूप दिख रहा है। और वर्तमान में भी टैक्स जो कमा रहे हैं उनसे लेकर के फिर जन कल्याण में वो खर्च किए जाते हैं। तो ये टैक्स का एक कहानी हुआ। तो आपने हमारी वीडियो को देखा, लाइक किया और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें टैक्स के बारे में। कभी और मौका मिलेगा तो टैक्स स्लैब में कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको भी बताएंगे। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करते हुए ही जाएंगे, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।